नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और इस वीडियो में मैं दूंगा आपके प्रश्नों के उत्तर। तो शुरू करते हैं ये कार्यक्रम और लेते हैं कुछ सवाल, वो सवाल जो आपने मुझसे मेरे YouTube वीडियोस पर कमेंट करके पूछे हैं। तो पहला सवाल मैं ले रहा हूं जो पूछा है मिस्टर SK सिंह ने। SK सिंह जी का सवाल ये है, आपने कहा है कि आपके पास हैं 2 लाख रुपए जो आप लमसम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और 10 साल का आपका इन्वेस्टमेंट होराइज़न है, और आपने कहा है कि 50,000 रुपीज़ आप SBI कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है और बाकी का पैसा आप दूसरी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं कि पास्ट परफॉर्मेंस से इस बात की गारंटी नहीं मिलती है कि वो परफॉर्मेंस आने वाले समय में भी सस्टेन करेगी। हालांकि SBI कॉन्ट्रा फंड एक अच्छा फंड है, पुराना फंड है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि इस फंड की जो अच्छी परफॉर्मेंस रही कुछ समय में वो क्यों रही। और मैं आपको बता दूं कि ये फंड एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड है, और क्योंकि पिछले कुछ समय में वैल्यू ओरिएंटेड फंड, चाहे वो ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड हो या फिर SBI कॉन्ट्रा फंड हो, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। लेकिन अब जो समय है वो मेरे हिसाब से ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स का है, और ऐसे में शायद वैल्यू ओरिएंटेड फंड्स उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाएँ। तो यदि आप अपने पोर्टफोलियो में एक वैल्यू फंड को ऐड करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं, लेकिन यदि आप ये सोच रहे हैं कि पिछले कुछ समय में क्योंकि इस फंड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, तो ऐसा नहीं है कि इसी फंड में आपको अच्छी परफॉर्मेंस आगे भी देखने को मिलेगी। बहुत सारे दूसरे फंड्स होंगे जो आने वाले समय में इस फंड से बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। और मेरे हिसाब से 10 इयर्स के इन्वेस्टमेंट होराइजन को देखते हुए एक मल्टी कैप फंड और एक फ्लेक्सी कैप फंड यदि चुना जाए तो ये अच्छा रहेगा। तो यदि आपको SBI कॉन्ट्रा फंड पसंद है तो भी आप एक काम कर सकते हैं, आप 3 फंड चुन सकते हैं, और उसमें से एक मल्टी कैप फंड जैसा मैंने कहा, और मल्टी कैप फंड में निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड या ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड शायद अच्छी चॉइस हो सकती है। साथ ही आप एक फ्लेक्सी कैप फंड को चुन सकते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड मेरे हिसाब से सही रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, और साथ ही थोड़ा एलोकेशन आप SBI कॉन्ट्रा फंड में कर सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है हीरा लाल मीना ने। हीरा लाल मीना जी, आपने कहा है कि मैं आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करूं, तो बिल्कुल करूंगा। और 1 साल हो गया है और इन्वेस्टमेंट होराइजन है आपका 12 to 13 ईयर्स। टारगेट है 1 करोड़ का, और 10% से आप अपनी SIP को इंक्रीज भी करेंगे ईयर आफ्टर ईयर, ऐसा आपने कहा है। आपके जो फंड्स हैं वो हैं SBI स्मॉल कैप फंड जिसमें आप 2,000 रुपये की SIP कर रहे हैं, एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 3,300, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड में 1,000, क्वांट मिड कैप फंड में 3,000, PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड में 1,200, और साथ ही HDFC सेंसेक्स इंडेक्स फंड में 1,500। क्योंकि आपने 1 साल पहले शुरुआत की और आपने देखा कि स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो आपने अपने पोर्टफोलियो को स्मॉल कैप की तरफ काफ़ी ओवरवेट कर दिया है, और मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में अलग अलग समय पर अलग अलग मार्केट कैप्स परफॉर्म करते हैं, और आप क्योंकि स्मॉल कैप में ओवरवेट हो तो इसका आपको नुकसान भी हो सकता है। और दूसरी बात, स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी यानी कि उतार चढ़ाव की संभावना लार्ज कैप के मुकाबले ज़्यादा होती है। अभी तो आप नए नए इन्वेस्टर हैं, आपने अच्छा ही अच्छा देखा है, लेकिन जब कभी मार्केट में गिरावट आती है, क्योंकि एक बात तो तय है कि इक्विटी मार्केट वॉलेटाइल है। इक्विटी मार्केट में हमने पिछले कई सालों में कई बार तेज गिरावट देखी है, और आने वाले समय में भी ऐसी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। उसका कारण दूसरा हो सकता है, लेकिन इक्विटी मार्केट है तो ऐसा आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो एकदम एक ही डायरेक्शन में जाएगा। तो इसके लिए इस तरह के फंड्स को पोर्टफोलियो में ज़्यादा शामिल करना, जहां पर
उतार चढ़ाव की संभावना बहुत ज़्यादा हो, ये बहुत रिस्की हो सकता है। तो मेरे हिसाब से HDFC सेंसेक्स इंडेक्स फंड डेफिनेटली लार्ज कैप फंड है और अच्छा है। PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड भी आप अपने पोर्टफोलियो में आपने रखा हुआ है और ये भी सही है। और मिड कैप में मैं अक्सर मेरे एसेट मिड कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की भी सलाह देता हूं, तो वो भी कंसिडर किए जा सकते हैं। क्वांट मिड कैप फंड भी सही है, तो मिड कैप आप ऐड मत कीजिए। लेकिन स्मॉल कैप के बारे में मैं कहूँगा कि आपको एक्सपोजर कम करना चाहिए। यहाँ पर आप यदि तीनों ही फंड अच्छे हैं, SBI स्मॉल कैप भी, एक्सिस स्मॉल कैप भी और कैनरा रुबिको स्मॉल कैप भी, लेकिन आप थोड़ा सा एक्सपोजर कम करें, क्योंकि यदि टोटल देखते हैं इसका हम जो सम है तो वो ज़्यादा हो रहा है लार्ज कैप के और मिड कैप के मुकाबले में। तो आप लार्ज कैप में थोड़ा बढ़ाइए और स्मॉल कैप में कम कीजिए। और आपने साथ ही कहा है कि 2 फंड आपने और ऐड किए हैं, टाटा का लार्ज एंड मिड कैप फंड, उसमें 2400 बहुत अच्छा है, बिल्कुल कीजिए। महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप फंड में आपने 27,000 ऐड किया है, ये भी ठीक है। और PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ और HDFC सेंसेक्स इंडेक्स फंड को बंद कर दिया है। हो, मैं तो कह रहा हूँ कि आप लार्ज कैप में बढ़ाइए और आप कह रहे हैं कि आपने बंद कर दिया है, तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। आपको अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी को शामिल करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन आपका लार्ज कैप में एक्सपोजर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वॉलेटिलिटी कम रहती है, यानी कि पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी मिलती है स्मॉल कैप के मुकाबले। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि हो सके तो लार्ज कैप में आप बिल्कुल ऐड करें। और साथ ही आपने पूछा है कि क्या मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड को ऐड कर सकता हूँ। फंड अच्छा है, लेकिन क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपने ऑलरेडी टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड ऐड कर लिया है, तो मैं कहूँगा कि उसी में अमाउंट बढ़ाइए, आप एक ही कैटेगरी की बहुत सारी स्कीम ना ऐड करें। तो लार्ज एंड मिड कैप फंड अगर आपने रखा है तो ठीक है, इसके जरिए आपको लार्ज कैप और मिड कैप का एक्सपोजर मिल रहा है, लेकिन उसमें आप थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाइए ताकि लार्ज कैप में आपका एक्सपोजर बढ़ सके। मिड कैप में आप एक फंड जरूर रखिए। अगर आपने PGIM इंडिया बंद कर दिया है तो क्वांट मिड कैप फंड को आप जारी रखें, उसमें अमाउंट थोड़ा बढ़ाएं, स्मॉल कैप से आप थोड़ा अमाउंट को कम कर दें, ये मेरी राय है। ऑल द बेस्ट टू यू। और अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है मोनू महावर ने। मोनू जी, आपने कहा है कि मैं मध्यम परिवार से, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि मध्यम आय वर्ग परिवार से हैं, और इंडिया में हम अधिकतर लोग मिडिल क्लास की कैटेगरी में ही आते हैं। और आपने कहा है कि आपकी 2 साल की लड़की है, आपने उनकी शादी और पढ़ाई के लिए 3,000 की SIP शुरू की है 21 सालों के लिए, और SBI मिड कैप फंड में 1,000 की, और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 1,000 की, और साथ ही पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में 1,000 की SIP आपने शुरू की है, यानी कि 3,000 रुपये। और ठीक है, एक मिड कैप है, स्मॉल कैप और एक फ्लेक्सी कैप है जिसका एक्सपोजर लार्ज कैप में अधिक है, तो ये पोर्टफोलियो ठीक लग रहा है। आपने कहा है कि क्या 21 साल के बाद 35-40 लाख मिल जाएंगे, तो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ आपके लिए कितना बन सकता है, क्योंकि रिटर्न्स तो मतलब गारंटीड होते नहीं हैं, पर हम लॉन्ग टर्म में 12% की उम्मीद तो कर ही सकते हैं। तो मैं 12% के CAGR पर कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ। तो 12% के CAGR पर ये अमाउंट निकल कर आता है लगभग 31 लाख रुपये, यानी कि यदि आप 3,000 रुपये की SIP कर रहे हैं और 12% का CAGR मानकर चल रहे हैं, तो 21 साल में करीब 31 लाख रुपये बन सकते हैं। आपने कहा है कि 35 से 40 लाख रुपया, तो अगर रिटर्न ठीक ठाक रहे, इससे थोड़े बेहतर रहे, तो आप 35 लाख भी बना लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो 31 लाख रुपए बन रहे हैं ना, इसकी अगर मैं वैल्यू देखूं, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से लॉन्ग टर्म में पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, तो आज के अगर 31 लाख हैं तो वो फ्यूचर में 31 लाख के बराबर नहीं होंगे। तो यदि आपका टारगेट 31 लाख का है और मैं 6% का इन्फ्लेशन मानकर चलूं, तो ये आज के लगभग 9,20,000 के आसपास होते हैं। तो जब तक पैसा बढ़ के 31 लाख बनेगा तो उसकी वैल्यू आज के 9 लाख के आसपास होगी। तो इसके लिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए, और क्योंकि आप बात कर रहे हैं 21 साल की, तो बेशक आपकी इनकम बढ़ती रहेगी और आप 5 या 10% से तो अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा ही सकते हैं। तो यदि मैं 10% का स्टेप अप लेकर चलूँ
कि हर साल आप 10% से अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहेंगे तो 21 साल में आपके पास हो जाएंगे करीब 65 लाख रुपीज़। और यदि मैं इन्फ्लेशन भी पकड़ूँ 6% का तो फ्यूचर के 65 लाख रुपीज़ आज के लगभग 19 लाख के आसपास होंगे। तो मेरे हिसाब से आप यदि शुरुआत 3,000 से कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप 10% का स्टेप अप भी साथ में जारी रखिए, यानी कि हर साल आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10% से बढ़ना चाहिए। ऑल द बेस्ट टू यू। और अब बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है हितेंद्र प्रिया गौतम ने। हितेंद्र जी, आपने बताया कि आपकी एज है 45 ईयर्स की और लास्ट 3 ईयर्स से 5 फंड्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक्सिस मिड कैप फंड में 10,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 10,000, SBI स्मॉल कैप में 10,000 और साथ ही कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड में 10,000। और मेरे एसेट लार्ज कैप फंड में आपने कहा है कि लमसम इन्वेस्ट करते हैं जब जब मार्केट गिरता है। तो लार्ज कैप में कितना आपने इन्वेस्ट किया है ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात है कि आपने स्मॉल कैप में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा लिया हुआ है और मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। सिर्फ इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पिछले कुछ समय में स्मॉल कैप ने लार्ज कैप को आउट परफॉर्म किया है और आपने स्मॉल कैप में एक्सपोजर बढ़ा लिया है, ये आपके पोर्टफोलियो काफ़ी रिस्की बना देता है और इससे शायद परफॉर्मेंस पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो मैं कहूँगा कि आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में एक्सपोजर बढ़ाइए। आप मेरे एसेट लार्ज कैप फंड में भी SIP शुरू कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल कैप में आपको एक्सपोजर थोड़ा कम करना चाहिए। आपने कहा है कि टोटल कॉर्पस आपका इस वक्त पर 27 लाख का हो गया है और आपका टारगेट है 4 करोड़ का 15 साल के बाद। हालांकि सवाल में शुरुआत में आपने कहा कि आप 5 फंड में इन्वेस्ट करते हैं और मेरे एसेट लार्ज कैप के आगे आपने अमाउंट नहीं लिखा है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उसमें SIP नहीं चल रही है। बट यदि उसमें भी SIP चल रही है 10,000 की तो फिर ये और भी अच्छा है। और बस स्मॉल कैप में एक्सपोजर थोड़ा कम करने की मैंने यहाँ पर सलाह दी है, वो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। और आप कैलकुलेट करते हैं कि यदि 27 लाख आपके पास अभी हैं और आप 40,000 की SIP कर रहे हैं तो 15 साल में कितने बन सकते हैं। 12% का मैं CAGR यहाँ पर मानकर चल रहा हूँ। तो मार्केट की गिरावट में कितना पैसा आप लमसम में इन्वेस्ट करेंगे उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं कैलकुलेशन के लिए ये कर रहा हूँ कि 40,000 रुपये यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं हर महीना SIP के जरिए, 15 साल का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, 12% का CAGR और 27 लाख आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर इकट्ठे हैं, तो ये बन रहे हैं 3 करोड़ 38 लाख के आसपास, यानी कि 3 करोड़ 38 लाख रुपीज़। अब क्योंकि बात हो रही है 15 साल की, तो बेशक आप साल दर साल अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा भी सकते हैं। यदि मैं कहूँ कि आप सिर्फ 5% से स्टेप अप कीजिए अपने इन्वेस्टमेंट को, तो लगभग 4 करोड़ रुपए बन सकते हैं। और यदि पॉसिबल है तो आप 10% से स्टेप अप करें ताकि करीब करीब 5 करोड़ रुपए आप इकट्ठा कर पाएँ 15 सालों में। ऑल द बेस्ट टू यू। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है वीरेंद्र महतो ने। वीरेंद्र महतो जी, आपने बताया कि आप धनबाद झारखंड के रहने वाले हैं और कुछ स्कीम्स के नाम आपने बताए हैं। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ फंड, उसमें 4,000 रुपीज़ की आप SIP कर रहे हैं और ये एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 4,000 जो कि फ्लेक्सी कैप फंड है। क्वांट स्मॉल कैप में 3,500, PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ में 4,500, SBI स्मॉल कैप में 4,000 ये SIP चल रही हैं। यहाँ पर एक बात तो दिखाई दे रही है कि आपने भी स्मॉल कैप में एक्सपोजर ज़्यादा लिया हुआ है। मेरी राय ये है कि स्मॉल कैप में थोड़ा कम करें और मिड कैप में बढ़ा लें। आपके पास PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड है, लेकिन उसमें ना बढ़ाकर आप एक मिड कैप फंड ऐड कर सकते हैं और मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ऐड किया जा सकता है। बाकी सब ठीक है, स्कीम सभी अच्छी हैं, आप बिल्कुल इनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। स्मॉल कैप में भी दोनों स्कीम अच्छी हैं, लेकिन एक्सपोजर ज़्यादा है और इस हिसाब से मैंने कहा कि आपको थोड़ा एक्सपोजर कम करना चाहिए। अब बात करते हैं कि 15 साल में कितना बन सकता है। आपने कहा है कि इस वक्त पर जो टोटल अमाउंट इकट्ठा हो गया है वो है 17,20,000 रुपये और साथ ही 20,000 पर मंथ की SIP चल रही है। तो 12% के CAGR पर यदि मैं कैलकुलेट करूँ तो 15 साल के बाद करीब
1,89,00,000 रुपीस के आसपास इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं 15 साल की, तो मेरी सलाह तो ये है कि आपको स्टेप अप करना चाहिए। हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए एक किसी परसेंटेज से। अगर आप 10% से बढ़ाते हैं हर साल, तो 15 साल में आपके पास करीब 2,60,00,000 इकट्ठा हो सकते हैं। और यदि आप 5% से भी बढ़ाएं तो भी करीब करीब 2,18,00,000 रुपए की उम्मीद आप कर सकते हैं 12% के CAGR पर 15 साल के बाद। तो ऑल द बेस्ट टू यू। आप इन्वेस्टमेंट जारी रखिए और समय के साथ, जैसे मैंने कहा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने जिन सवालों के उत्तर दिए, मुझे उम्मीद है कि ये आपको ठीक से समझ में आए होंगे। आप इसी तरह से अपने सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहें। और इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।